एक लेवल 2 रॉक आर्मर्ड पैंगोलिन जिसकी रक्षा शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी कठोर आर्मर सामान्य हथियारों के वार तक सह सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने जमीन से अपना आधा शरीर बाहर निकाला, उसका आर्मर और मांस दोनों स्पेस के अंदर साफ साफ 2 हिस्सों में कट गए। मैं हर बीस्ट को खत्म करने के बाद उसकी एनर्जी कोर निकाल कर स्टोरेज स्पेस में डाल देता। मेरे हर कदम में अभ्यास था, शांत, तेज और बिल्कुल बिना किसी बेकार हरकत के। मेरे पॉइंट्स ब्रेसलेट पर नंबर तेजी से बढ़ने लगे, 100, 220, 370, 510। लेकिन तभी मेरी रीढ़ की हड्डी से एक बेहद खतरनाक एहसास ऊपर दौड़ गया। बिना सोचे मेरे शरीर ने मेरे दिमाग से भी तेज प्रतिक्रिया दी। मैं तुरंत आगे की तरफ झुका और पास की झाड़ियों में रोल करते हुए छिप गया। लगभग उसी समय एक अंगूठे जितनी मोटी लार्ज कैलिबर स्नाइपर बुलेट तेज चीखती आवाज के साथ उस जगह से गुजरी जहां मैं अभी खड़ा था। धड़ाम! वो मेरे पीछे मौजूद 3 लोगों द्वारा मिलकर पकड़ने जितने बड़े पेड़ से टकराई। पूरा तना तुरंत फट गया, लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। ये गोली कोई सामान्य ट्रायल अटैक नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल किल शॉट था। मैं झाड़ियों की छाया में आधा झुका हुआ बैठा था। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। लार्ज कैलिबर आर्मर पियर्सिंग बुलेट, 1000 मीटर दूर से सटीक निशाना, और ऊपर से ये पहले से तैयार किया गया एम्बुश रूट। इसके पीछे जाओ। फैमिली के अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आया। मुझे खत्म करना चाहते हो तो फिर तुम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। 1000 मीटर दूर पहाड़ी पर स्नाइपर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने सोचा था कि ये एक बहुत आसान मिशन होगा, लेकिन अभी मेरा डॉज मूवमेंट किसी स्टूडेंट जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा शिकारी हो जिसने कई साल वाइल्ड एरिया में जिंदा रहना सीखा हो। उसी समय हाउंड स्क्वाड ने अपना घेरा छोटा करना शुरू कर दिया। 5 लोग, 2 तरफ से, एक सामने से। वे चाहते थे कि मुझे जल्दी से एक छोटे क्षेत्र में फंसा दें, लेकिन उन्हें नहीं पता था असली हंटर कभी भी खुद को घिरे हुए स्थान के बीच में खड़ा नहीं रखता। मेरी मेंटल पावर पहले ही उन 5 की पोजीशन, डिस्टेंस और मूवमेंट ट्रैक को लॉक कर चुकी थी। इसलिए मैं भागा नहीं, बल्कि जमीन से लगी छाया और पेड़ों के अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए उनके सबसे कमजोर हिस्से की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले गिरा नंबर 3। उसके हाथ में टैक्टिकल राइफल थी। वो धीरे धीरे सामने का क्षेत्र साफ कर रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि खतरा सामने से नहीं, ऊपर से आएगा। जैसे ही वो एक विशाल पेड़ के नीचे पहुंचा, मैं पहले ही चमगादड़ की तरह पेड़ की छाया से उल्टा लटक चुका था। वो बस ऊपर देखने ही वाला था कि मैं 1 मीटर की दूरी के अंदर पहुंच चुका था। स्पेस ओपन, हेड कवर, स्पेस क्लोज। हल्की सी आवाज भी नहीं हुई। हाउंड टीम का वो सदस्य वार्निंग देने का मौका भी नहीं पा सका। उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा गायब हो चुका था। मैंने उसके शरीर को धीरे से पकड़ा और पेड़ के पास टिका कर रख दिया। जमीन पर गिरने की आवाज तक नहीं हुई। कुछ ही देर बाद नंबर 4 उसे देखने आया। उसने एक अजीब मुद्रा में खड़े शरीर को देखा, लेकिन उसकी गर्दन खाली थी। उस पल उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन उसी समय जब उसका ध्यान भटका, मैं फिर साइड की छाया से निकला। एक पल में आगे बढ़ा और फिर उसका सिर भी गायब हो गया। सिर्फ 1 मिनट में हाउंड स्क्वाड के 2 लोग खत्म हो चुके थे और दोनों बिना किसी आवाज के मारे गए थे। अब तक तूफान देख चुका हाउंड स्क्वाड लीडर भी सच में घबरा गया। उसे आखिर समझ आया कि इस बार उसका सामना किसी स्टूडेंट से नहीं था, बल्कि एक ऐसे मॉन्स्टर से था जो अंधेरे में बिना आवाज किए जिंदगी खत्म कर सकता था। उसने तुरंत गुस्से में चिल्लाकर सबको अपने पास आने का आदेश दिया। फिर उसने अपनी एबिलिटी पूरी ताकत से एक्टिवेट कर दी। सी रैंक विंड ब्लेड एबिलिटी, विंड ब्लेड स्टॉर्म। हवा की अनगिनत तेज धारें चारों तरफ घूमने लगी। जहाँ जहाँ वे गईं, पेड़, झाड़ियाँ और जमीन सब कागज की तरह कटने लगे। पूरा छिपने का क्षेत्र पल भर में तबाह हो गया और आखिर मैं उसकी नजरों के सामने आ गया। लीडर के चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी। उसे लगा कि आखिर उसने मुझे मजबूर कर दिया है। उसी समय 1000 मीटर दूर छिपा स्नाइपर भी फिर से अपना निशाना मेरी भौहों के बीच ले आया। उसने बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया। धाए! इस बार ये पूरी तरह मौत का निशाना था, लेकिन मैंने डॉज नहीं किया। जब वो स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट मेरी त्वचा से टकराने वाली थी, उसकी घूमती हुई ताकत से मेरे माथे के बाल तक हिल गए थे। लेकिन मेरी भौहों से सिर्फ 1 सेंटीमीटर पहले एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस खुल गया। इतना छोटा कि लगभग दिखाई भी नहीं दे रहा था। और अगले ही पल वो गोली जो टैंक आर्मर तक को छेद सकती थी, अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति के साथ स्पेस के अंदर गायब हो गई। न कोई एक्सप्लोजन, न कोई डायरेक्शन चेंज और न ही कोई बड़ी हलचल। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। धूल के कण धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, लेकिन मैदान के बीच मैं अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था, सही सलामत। इस दृश्य ने हाउंड स्क्वाड लीडर के दिमाग को एक पल के लिए पूरी तरह खाली कर दिया और मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मेरी नजर 1000 मीटर की दूरी पार करके सीधे उस पहाड़ी पर जा टिकी जहाँ स्नाइपर छिपा हुआ था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने सिर्फ 3 शब्द बोले, तुम्हें वापस। अगले ही पल मेरे सामने की हवा फिर से हिलने लगी। वो गोली जिसे अभी अभी स्पेस के अंदर कैद किया गया था, उसी गति से, उसी कोण से, सीधे उसी रास्ते से वापस बाहर निकली। पहाड़ी पर छिपे स्नाइपर को प्रतिक्रिया करने तक का मौका नहीं मिला। उसने बस देखा कि स्कोप के अंदर अचानक एक तेजी से बड़ा होता हुआ काला बिंदु दिखाई दिया। फिर धड़ाम! उसकी हाई प्रिसीजन स्नाइपर राइफल और स्पेशल स्कोप उसी पल फट गए।
और वो गोली जिसे उसने खुद चलाया था सीधे उसकी दाईं आंख में घुस गई। उसका पूरा सिर पीछे की तरफ उछल गया। कम्युनिकेशन चैनल में सिर्फ एक छोटी सी चीख सुनाई दी, फिर पूरी तरह सन्नाटा। इस पल हाउंड स्क्वाड लीडर आखिर समझ गया। उसने जिस चीज को उकसाया था वो कोई साधारण स्टूडेंट नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था। इसलिए उसकी पहली प्रतिक्रिया लड़ने की नहीं बल्कि भागने की थी। उसने पूरी ताकत से अपनी विंड एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। उसके पैरों के नीचे तेज हवा जमा होने लगी। वो तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहता था। साथ ही उसने अपने सामने अपनी सबसे मजबूत डिफेंसिव स्किल बना ली, विंड बैरियर। लेकिन समस्या ये थी, हवा सिर्फ एक एलिमेंट थी और स्पेस उन सभी एलिमेंट्स को संभालने वाला रूल था। सच्चे स्पेस लॉ के सामने उसकी वो विंड वॉल जो कभी कैनन शेल तक रोक सकती थी, कागज जैसी कमजोर थी। मैं बस उसके आर पार निकल गया, न कोई रुकावट न कोई देरी, ऐसे जैसे पानी की एक परत को पार कर रहा हूँ। अगले ही पल मैं उसके सामने 1 मीटर की दूरी पर था। फिर मैंने हाथ उठाया, स्पेस ओपन, हेड कवर, स्पेस क्लोज। उसका सिर हवा में उड़ गया। उसकी आंखों में आखिरी पल तक अविश्वास और डर जमा हुआ था। जहाँ तक उसके बिना सिर वाले शरीर की बात थी, वो 2 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर खून का फव्वारा निकलने के साथ भारी आवाज में जमीन पर गिर गया। अब तक हाउंड स्क्वाड के 5 लोग खत्म हो चुके थे। पहली गोली चलने से लेकर लीडर के मरने तक पूरा समय 3 मिनट से भी कम था। मैंने तुरंत उनकी चीजें लूटने की जल्दी नहीं की। पहले मैंने पूरा सीन चेक किया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था ऐसे प्रोफेशनल डर्टी जॉब्स में सबसे कीमती चीज गन या बैकपैक में नहीं होती, वो होती है कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स में। और जैसा मैंने सोचा था, कुछ ही देर में मुझे लीडर की टैक्टिकल वेस्ट के अंदर से एक हल्की रोशनी वाला मिलिट्री कम्युनिकेटर मिला। जैसे ही मैंने उसे उठाया, अंदर से जाओ शोंग की ठंडी आवाज आई, हाउंड काम हो गया। जो हिडन बीस्ट बॉक्स मैंने दिया था उसका इस्तेमाल किया या नहीं? बस उसे उसके ऊपर फेंक देना। 10 किलोमीटर के अंदर मौजूद सभी लेवल 2 बीस्ट उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। उसके बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। मिलिट्री भी इसे सिर्फ एक्सीडेंट मानेगी। ये सुनकर मेरे हाथ रुक गए, लेकिन मेरी आंखों में उठने वाला गुस्सा अब सिर्फ हत्या की इच्छा नहीं था, क्योंकि अब मुझे सब समझ आ चुका था। जाओ फैमिली का असली लक्ष्य सिर्फ मुझे वाइल्ड एरिया में मरवाना नहीं था, उनका असली प्लान था हिडन बीस्ट बॉक्स की मदद से पूरे आउटर ट्रायल एरिया को एक विशाल शिकार मैदान बना देना, फिर हजारों स्टूडेंट्स की जान को दांव पर लगाकर जाओ जे के लिए एक शानदार फर्स्ट प्लेस तैयार करना। दूसरे शब्दों में, वे सभी लोगों की लाशों पर पैर रखकर जाओ जे को ऊपर चढ़ाना चाहते थे। मैंने कम्युनिकेटर को हाथ में दबाया और अगले ही पल उसे चकनाचूर कर दिया। फिर मैं मुड़ा और हाउंड लीडर का बैकपैक खोला। जल्द ही मुझे उसमें कुछ छोटे छोटे जल चुके टुकड़े मिले। उनमें से अभी भी हल्की डार्क रेड रंग की चमक निकल रही थी। एक अजीब मीठी लेकिन खतरनाक गंध हवा में फैल गई। इससे साफ साबित हो गया, जाओ शोंग झूठ नहीं बोल रहा था। हाई कॉन्सेंट्रेशन बीस्ट अट्रैक्शन इंसेंस, और ये सिर्फ एक नहीं था, कई थे। जाओ फैमिली पागल हो चुके हैं। उसी पल जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ये कोई हल्का कंपन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल ड्रैगन करवट ले रहा हो। पैरों के नीचे की मिट्टी और सूखे पत्ते हिलने लगे। फिर चारों दिशाओं से भयानक गर्जना सुनाई देने लगी। विशाल पेड़ एक एक करके गिरने लगे। आसमान धूल से भर गया और अनगिनत लाल चमकती बीस्ट आइज अंधेरे में दिखाई देने लगी। वे सभी आउटर ट्रायल एरिया की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बीस्ट टाइड, एक ऐसी बीस्ट टाइड जो इस ट्रायल के लेवल से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मेरी एबिलिटी के साथ मैं इस समय आसानी से बच सकता था। अगर मैं छिप जाता तो कोई बीस्ट आसानी से मुझे ढूंढ नहीं सकती थी। लेकिन समस्या ये थी, अगर बीस्ट टाइड सच में आउटर कैंप तक पहुंच गई और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मारे गए, तो पूरे देश का ध्यान खींचने वाला अवेकेंड एग्जाम शायद टल सकता था या पूरी तरह रद्द हो सकता था। और तब मेरा पूरा प्लान खत्म हो जाता। जाओ जे को सबके सामने हराना, उसका घमंड तोड़ना, फर्स्ट प्लेस हासिल करना और थर्ड ऑर्डर एनर्जी कोर लेना, ये सब जाओ फैमिली नष्ट कर देती। इसलिए मैं इस बीस्ट टाइड को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मेरी राह कोई नहीं रोक सकता, न जाओ फैमिली न ये बीस्ट्स। इसलिए मैंने पीछे हटने के बजाय उस विशाल बीस्ट टाइड की तरफ सीधा कदम बढ़ाया। उसी समय 07 वाइल्ड एरिया के आउटर सी एरिया में पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी। सुशुए 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स को संभाल रही थी। उसने लगातार आइस वॉल्स बनाकर पहली लहर के आयरन स्किन बोर्स और अन्य बीस्ट्स के हमलों को रोका। लेकिन जल्द ही उन आइस वॉल्स पर दरारें पड़ने लगी। दीवार के बाहर बीस्ट्स पागलों की तरह टकरा रही थी, काट रही थी, फाड़ रही थी। स्टूडेंट्स के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। साफ दिख रहा था कि वे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। कोई रोते हुए पूछ रहा था, अब क्या करें? कोई डर के बीच जाओ जे का नाम ले रहा था। वो हमेशा खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बताता था, फिर ऐसे समय पर कहाँ गायब है? तभी एक लड़की रोते हुए चिल्लाई, उस पर भरोसा मत करो। अभी जब बीस्ट आई, उसने लीमिंग को आगे धक्का दे दिया और खुद भाग गया। ये एक वाक्य सबकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर गया। जाओ जे, वही जाओ फैमिली का यंग मास्टर जो हमेशा दूसरों के सामने अपना रुतबा दिखाता था, लेकिन असली मौत के समय उसने अपने साथी की जान को अपनी भागने की कीमत बना दिया। सुशुए गुस्से और हैरानी से भर गई, लेकिन उसके पास जाओ जे को कोसने का समय नहीं था, क्योंकि अगली बीस्ट वेव आ चुकी थी। आइस वॉल टूटने वाली थी। इसलिए उसने दांत भींच लिए और अपनी एबिलिटी को जबरदस्ती लिमिट तक इस्तेमाल किया। उसने अपनी सबसे बड़ी एरिया स्किल एक्टिवेट की, आइस एज। नीली ठंडी लहर जोरदार आवाज के साथ बाहर फैल गई। सामने के लगभग 100 मीटर का क्षेत्र तुरंत बर्फ से ढक गया। दर्जनों लेवल 1 बीस्ट उसी पल आइस स्टैचू बन गई। कुछ समय के लिए हमला रुक गया, लेकिन इतनी बड़ी स्किल का इस्तेमाल करना उसके लिए भी बहुत भारी था। स्किल खत्म होते ही उसने अचानक खून की उल्टी की। एक घूंट खून जैसा तरल उसके
मुंह से निकला। वो एक घुटने के बल जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा डरावने तरीके से सफेद पड़ चुका था। उसके शरीर में बची हुई एबिलिटी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। और ठीक उसी समय जब वो अपनी सबसे कमजोर हालत में थी, धड़ाम, सामने की जमीन अचानक फट गई। मिट्टी और पत्थर आसमान तक उछल गए। एक ऐसा विशाल बीस्ट बाहर निकला जिसकी लंबाई 15 मीटर से भी ज्यादा थी। उसका पूरा शरीर काले आर्मर जैसे स्केल से ढका हुआ था। उसके सिर पर एक विशाल सींग था और उसकी आंखों में बेहद खतरनाक हिंसा थी। ये था लेवल 3 कमांडर क्लास बीस्ट, आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन। जैसे ही वो दिखाई दिया, सभी स्टूडेंट्स के चेहरों पर निराशा छा गई, क्योंकि ये वो चीज थी जो हाई स्कूल ट्रायल में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। और पहले से ही लेवल 1 बीस्ट से अपनी सीमा तक पहुंच चुके ये स्टूडेंट्स इस मॉन्स्टर का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते थे। सु शुए भी ये बात समझती थी। उसके शरीर में एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकती थी। वो सिर्फ अपनी आंखों के सामने उस विशाल आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन को देख सकती थी। वो अपना विशाल सिर नीचे झुकाने लगा। उसका बड़ा मुंह खुला और वो सु शुए को निगलने के लिए आगे बढ़ा। उसके मुंह से निकलने वाली बदबूदार गर्म हवा सीधे चेहरे पर लगी। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। सु शुए ने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी शुआ, एक काली चमकती हुई परछाई अंधेरे आसमान को चीरते हुए आई। वो दर्जनों मीटर ऊंचे पेड़ की शाखाओं से ऐसे गिरी जैसे किसी ने फिजिक्स के नियम तोड़ दिए हो। धड़ाम, भारी आवाज के साथ जमीन फिर से कांप उठी। वो काली परछाई किसी विशाल पत्थर की तरह जमीन पर आ गिरी। धूल और मिट्टी की लहर चारों तरफ फैल गई। इतनी ताकत थी कि आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का विशाल सिर भी पीछे हिल गया। सु शुए ने अचानक आंखें खोल दी। उसने देखा एक इंसान। वो शरीर से बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे आसमान को संभाल सकता है। वो अपना फीका पड़ा हुआ पुराना बैकपैक पहने खड़ा था। उसके पैरों के नीचे आधा मीटर गहरा गड्ढा बन चुका था और उसके ठीक सामने आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का विशाल मुंह था। मौत से बस कुछ दूरी। उस पल समय जैसे रुक गया। तेज हवा ने तुम्हारे बालों को हिलाया। तुम्हारे हाथ में अभी भी हाउंड स्क्वाड लीडर से मिली स्पेशल अलॉय कॉम्बैट नाइफ थी। तुम्हारी पीठ छोटी थी, लेकिन वो ऐसे खड़ी थी जैसे एक विशाल पहाड़ हो। तुमने सु शुए और उस लेवल 3 कमांडर बीस्ट के बीच खड़े होकर सारे खतरे को रोक दिया। सु शुए पहले तो हैरान रह गई, फिर उसका चेहरा बदल गया। वो चिल्लाई, लिनेन, तुम पागल हो गए हो? भागो, वो लेवल 3 कमांडर बीस्ट है। उसकी डिफेंस आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स तक नहीं रोक पाती। तुम मर जाओगे। लेकिन तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन पूरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसने अपना मुंह खोला। उसकी दहाड़ से आसपास खड़े स्टूडेंट्स तक कांप उठे। फिर उसकी हड्डियों से भरी विशाल पूंछ लोहे की दीवार की तरह तुम्हारी तरफ घूमी। जहां से वो गुजरी, पेड़ टूट गए, जमीन फट गई। अगर तुमने सीधा सामना किया तो हार निश्चित थी, लेकिन अगर पीछे हटे तो तुम्हारे पीछे खड़े सभी लोग मर जाते। एक पल में तुम्हारा दिमाग पूरा हिसाब लगा चुका था। एक क्यूबिक मीटर स्पेस इस विशाल बीस्ट के पूरे सिर को नहीं समा सकता था। सामान्य स्पेस कटिंग भी इस पर ज्यादा असर नहीं करेगी। अगर इसे खत्म करना है तो सिर्फ उसकी सबसे कमजोर जगह पर वार करना होगा। बस एक मौका चाहिए। इसलिए तुम आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़े। सु शुए का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी नजर में ये लड़ाई नहीं थी, ये सीधा मौत को गले लगाना था। जैसा उसने सोचा था, आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन ने अपना विशाल पैर ऊपर उठाया। एक छोटे ट्रक जितना बड़ा पंजा सीधे तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था। लेकिन ठीक उसी पल जब उसकी छाया पूरी तरह तुम्हारे ऊपर छा गई, तुम्हारा शरीर अचानक नीचे झुका और एक असंभव गति वाले स्लाइड के साथ तुम उसके पैर गिरने की जगह से निकलकर सीधे उसके पेट के नीचे पहुंच गए। धड़ाम, उसका विशाल पैर जमीन पर गिरा। जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। सु शुए ने अपनी उंगलियों के बीच से ये दृश्य देखा। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे पता था आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का पेट उसका सबसे कमजोर हिस्सा था, लेकिन कमजोर का मतलब कमजोर नहीं था। वहाँ की आर्मर भी बेहद मजबूत थी। सामान्य हमला उसे तोड़ ही नहीं सकता था, लेकिन तुम्हारा इरादा आर्मर तोड़ना था ही नहीं। विशाल बीस्ट के पेट के नीचे चारों तरफ धूल और मिट्टी गिर रही थी। तुमने खुद को संभाला, फिर वो अलॉय कॉम्बैट नाइफ फेंक दी। अब उसका कोई उपयोग नहीं था। तुमने सिर उठाया, अपनी सेंस एबिलिटी से उसके शरीर के अंदर धड़कते हुए हार्ट को लॉक कर लिया। अगले पल तुमने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस ठंडी कठोर आर्मर पर रख दिए। ये न कोई स्लैश था, न कोई पावर चार्ज, बस एक अजीब सी शांत छुअन। बिना आवाज किए स्पेस लॉ आर्मर को पार कर गया और सीधे आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के चेस्ट के अंदर खुल गया। उस पल तुम्हारी आंखें जजमेंट जैसी ठंडी थी। टूट जा, आदेश निकल गया। एक क्यूबिक मीटर की एब्सोल्यूट डार्क स्पेस सीधे उसके कार जितने बड़े हार्ट को घेर चुकी थी और फिर बंद हो गई। धक, एक बेहद भारी कटिंग साउंड उसके शरीर के अंदर गूंजी। आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की आसमान हिला देने वाली दहाड़ अचानक रुक गई। उसका विशाल शरीर वहीं जम गया। उसकी लाल चमकती आंखों में मौजूद हिंसा धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब वहाँ सिर्फ जीवन के खत्म होने का डर था। बाहर से उसका शरीर बिल्कुल सही था, लेकिन वो साफ महसूस कर सकता था उसकी सारी शक्ति का स्रोत अचानक गायब हो चुका था। और उसी पल तुम उसके पेट के नीचे से बाहर निकल चुके थे। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 2 सेकंड बाद धड़ाम, पहाड़ जैसे विशाल आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का शरीर पूरी तरह गिर गया। जमीन फिर से कांप उठी। धूल के बीच सु शुए उस मॉन्स्टर को देखती रह गई। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, लेकिन उसकी सांस पूरी तरह खत्म
खत्म हो चुकी थी। वो जैसे अंदर से खाली हो गई। उसकी आइस एज एबिलिटी भी इस बीस्ट को कुछ समय के लिए रोक नहीं पाई थी, लेकिन जिस व्यक्ति को सब लेवल एक वेस्ट समझते थे, उसने सिर्फ एक स्पर्श से उसे खत्म कर दिया। ये अब ताकत का अंतर नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे वो समझ ही नहीं सकती थी। तुम आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के पास गए। एक विचार के साथ उसका विशाल हार्ट बाहर गिर गया। वो जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरा। तुमने बिना किसी भाव के अपना हाथ अंदर डाला। कुछ ही देर बाद तुमने एक मुट्ठी जितना बड़ा काला एनर्जी क्रिस्टल बाहर निकाला। उसके अंदर जैसे तरल ऊर्जा बह रही थी। लेवल 3 कमांडर ग्रेड अर्थ ड्रैगन कोर। सुशुए ने आखिर अपनी चेतना वापस पाई। उसकी आवाज कमजोर थी। लिन, एन, तुम आखिर। लेकिन तुमने सिर्फ ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। रास्ते से हटो, सिर्फ 3 शब्द, और उसके सारे सवाल वहीं रुक गए। फिर तुमने आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के पैर को पकड़ा, एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से 10 टन भारी उस विशाल शरीर को खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तुम उस पहाड़ जैसे मॉन्स्टर को घसीटते हुए ट्रायल कैंप की तरफ चल पड़े। अंधेरे जंगल में चारों तरफ बीस्ट टाइड की आवाजों के बीच वो छोटा सा शरीर एक विशाल मॉन्स्टर को खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई देव दानव योद्धा मैदान में उतर आया हो। मैं जो कर रहा था उसे देखकर सुशुए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जब उसे युद्ध के समय अपने साथियों को छोड़कर भागने वाले झाउजे की याद आई तो उसके मन में उसके प्रति घृणा और भी बढ़ गई। उसी समय मेरी पीठ की छवि भी उसके दिमाग में हमेशा के लिए एक निशान की तरह छप गई। वहीं दूसरी तरफ 7 नंबर खरनो क्षेत्र का अस्थायी कैंप पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। बाहरी सुरक्षा रेखा कभी भी टूट सकती थी। सैनिकों को आदेश दिया जा रहा था